आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। हमारा भारतीय इतिहास ऐसी ही कुछ महान नारियों से के कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने न केवल स्वयं का बल्कि खुद के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अतुलनीय योगदान दिया है। आज हम कुछ ऐसे ही भारतीय सशक्त महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय इतिहास की सशक्त महिलाएं। पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थीं। पद्मिनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। वे 13वीं-14वीं सदी की महान भारतीय रानी हैं। इतिहास में रानी पद्मावती की सुंदरता, पद्मावती के साहस और बलिदान की गौरव गाथा अमर है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आंच नहीं आने दी। यही घटना इतिहास में रानी के जौहर के रूप में प्रस्तुत है। उनके शौर्य और बलिदान के और भी विस्तृत वर्णन मिलते हैं। ऐसी महान रानी पद्मिनी को हम सभी का प्रणाम है। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थीं। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है। उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी और नगर के राजमहल में निवास करने लगी। सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। महान रानी लक्ष्मीबाई को हम सभी का नमन है। महिला अधिकारों के लिए रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आंदोलन खड़ा करने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म वर्ष 1831 में 3 जनवरी को हुआ था। जबरदस्त सामाजिक विरोध के बावजूद उन्होंने विधवा विवाह, छुआछूत का विरोध, दलित और महिलाओं की मुक्ति के लिए मिशन चलाया। वो एक मजबूत इरादों वाली महिला थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक सेंटर की स्थापना की थी। उन्होंने उस सेंटर का नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह रखा था। सावित्रीबाई फुले ने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। जब वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी और कीचड़ फेंकते थे। सावित्रीबाई अपने थैले में एक साड़ी लेकर चलती थीं ताकि गंदी होने पर स्कूल में जाकर बदल सकें। सावित्रीबाई फुले जी का कहना था,
कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। देश की प्रथम महिला अध्यापिका एवं समाज सेविका सावित्रीबाई फुले जी को हम सभी का नमन है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में सरोजिनी ने सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। 1895 में हैदराबाद के निजाम ने उन्हें वजीफे पर इंग्लैंड भेजा। 1898 में उनका विवाह डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू से हुआ। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती सरोजिनी नायडू की महात्मा गांधी से प्रथम मुलाकात 1914 में लंदन में हुई थी और गांधी जी के व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में वे गांधी जी की सहयोगी रहीं। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थीं। उनके विनोदी स्वभाव के कारण उन्हें गांधी जी के लघु दरबार में विदूषक कहा जाता था। सरोजिनी नायडू एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ वे एक अच्छी लेखिका भी थीं। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ लेक लिखी थी। फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलाम्बुज, ट्रैवलर्स सॉन्ग उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। सरोजिनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को हुआ। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को हम सभी का नमन है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रहीं, बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गईं। यही वजह है कि उन्हें लौह महिला के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू खानदान में हुआ था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेंगी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी। उन्हें एक घरेलू नाम भी मिला था, जो इंदिरा का संक्षिप्त रूप इंदु था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। पिता एवं दादा दोनों वकालत के पेशे से संबंधित थे और देश की स्वाधीनता में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। माता का नाम कमला नेहरू था। 16 वर्ष तक देश की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1975 में आपातकाल, 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को भारी विरोध प्रदर्शन और तीखी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। बावजूद इसके रूसी क्रांति के साल में पैदा हुई इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने के नीतिगत और समयानुकूल निर्णय क्षमता से पाकिस्तान को परास्त किया और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया गौरवपूर्ण क्षण दिलवाया। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें अपने अंगरक्षक की ही गोली का शिकार होना पड़ा और वे देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हम सभी का शत शत नमन।